हो गया। स्फेरिकल सेल में अगर चार्ज कैपिटल क्यू है जो कि सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। हॉलो स्फीयर है, रेडियस आर है, थिकनेस 0, सरफेस की थिकनेस 0 मानते हैं। बताएं इसके आउटसाइड और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इनसाइड तो स्फीयर के जीरो बाहर और इनसाइड जीरो इनसाइड तो और जीरो हो बाहर गया पॉइंट सर। चार्ज की तरह इनसाइड ट्रीट तो करेंगे विद जीरो होगा सेम बाहर और सर जो बाहर की होता तरफ है आउटवर्ड होगी। तो अगर हम आउटसाइड कहते हैं मतलब कि जो हम सेंटर से डिस्टेंस लें वो मोर देन कैपिटल आर लें, वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको वर्किंग दिखानी हो स्कूल लेवल पर, हम लोग तो डायरेक्ट अपना आंसर कर देंगे, बट स्कूल लेवल पर अगर वर्किंग दिखानी होगी तो उसमें आप ये कर सकते हो कि एक गॉसियन सरफेस बना देना, राइट, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। और क्योंकि ये स्फीयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन सभी जगह पर रेडियली आउटवर्ड होगी, जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है। स्फीयर के अंदर अभी नहीं दिखा रहे, स्फीयर के बाहर दिखा रहे सब। इससे क्या होगा वैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर सब जगह पर रेडियली आउटवर्ड दिखा रहे तो उससे फायदा क्या होगा? ई और मतलब सरफेस के नॉर्मल हो जाएगा। cos हाँ, थीटा निकल आएगा इंटीग्रल। मतलब ये जो हमारा, ठीक है, मतलब ये जो गॉसियन स्फीयर है, इस गॉसियन स्फीयर का जब फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो उस फ्लक्स को लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन स्फीयर, यानी कि 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू चार्ज जो कि इसके अंदर है। तो इस गॉसियन स्फीयर के अंदर, गॉसियन स्फीयर के अंदर आपका ये पूरा स्फीयर है, तो जो टोटल चार्ज है वो उसके इनसाइड है, और इससे हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं इसके। ठीक है, कुछ इतना आंसर आ जाता है इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है 1/4πε मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये स्फीयर के आउटसाइड है। चलेगा यहाँ तक? ठीक है, यस सर। है ना, स्फीयर के आउटसाइड वो पॉइंट चार्ज वाला ही फॉर्मूला आता है। अंदर स्फीयर के अंदर बताना जरा, अगर इनसाइड में निकालना हो इसकी, इसके इनसाइड अगर आर डिस्टेंस है लेकिन वो आर कैपिटल आर से छोटा है, अंदर किसी पॉइंट पर अगर कहा जाए कि यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? जीरो जीरो होगी जीरो होगी सर। नहीं नहीं, क्या है जीरो होगी, क्यों? सर क्योंकि चार्ज चार्ज डेंसिटी इनक्लोज अंदर जीरो क्योंकि है। अंदर सब नहीं पॉजिटिव सर चार्ज सर आएंगे, सर कैंसिल हो सर जाएगा। सर चार्ज एक इनक्लोज जीरो है, हमें केवल यही बताता है कि फ्लक्स जीरो है, फील्ड की कोई हाँ गारंटी नहीं देता। हाँ हाँ सर मतलब यहाँ पे केस बनाना पड़ेगा सर। सर देखिए, यूनिफॉर्मली चार्ज है पूरा हम्म, सेल। तो सर मान लीजिए कोई हम्म, गॉसियन सरफेस हम स्मॉलर रेडियस की बना लें। वो तो ठीक है, स्फेयर ही बनाएंगे, गॉसियन स्फेयर ही बनाएंगे। सरफेस। ठीक है सर। तो सर अगर दो केसेस मान लेते हैं एक कि एक करके, पहल एक एक मिनट, एक 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 सबसे पहले ये हमने गॉसियन सरफेस तैयार किए हैं, मतलब वो एक स्फीयर है, गॉसियन सरफेस जो कि एक स्फीयर के फॉर्म में है। ये पहला स्टेप हुआ। अब इसके बाद दूसरा स्टेप, ये सर क्या सर, ये मतलब अंदर चार्ज इंक्लोज जीरो है, तो सर इससे केवल ये पता चल रहा है कि उस सरफेस के थ्रू फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि फ्लक्स केवल अंदर के चार्ज की वजह से होता है। और सर फील्ड तो बाहर मतलब सारे सोर्सेज की वजह से होता है। तो सर यहाँ पे हम दो केस बना सकते हैं। सर पहला केस बना सकते हैं कि अगर हम मान लें कि सरफेस, ये जो गॉसियन सरफेस हमने ली है, इसके एलिमेंट, हर एक एलिमेंटल एरिया के टेंजेंट है फील्ड। तो सर हम ये कह सकते हैं कि सिमिलरली टेंजेंट होगी, क्योंकि सर यूनिफॉर्मली चार्ज है। और सर टेंजेंट होने का मतलब कोई हमें ऐसा सर्कल मिल जाएगा जहाँ पे फील्ड लाइंस एक क्लोज लूप बनाती हुई दिख रहेंगी। और सर फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती नहीं है, उनका प्रॉपर्टी है। तो सर पहला केस तो एलिमिनेट हो गया। और वैसे फील्ड लाइन इसमें एक एडिशन करना चाहेंगे कि फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज सर्कल बन सकता है, बनता है, मतलब यहाँ नहीं बनता, आगे के चैप्टर्स में एक जगह आपको बताया जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप बनाता है, बट मतलब उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पर नहीं पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म के अंदर जाकर के। यस सर, यस सर। सर यहाँ और नहीं बनता है। यस सर, दूसरा केस हो गया कि सरफेस के परपेंडिकुलर मान लें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो सर हमको मतलब ऐसा लगेगा कि फील्ड लाइन कहीं से ओरिजिनेट हो रही है, क्योंकि सर स्फेयर है, बिल्कुल सिमेट्रिकल चीज है।
सर जिससे हम ये इम्प्लाई करेंगे कि अंदर पक्का कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए या फिर नेगेटिव चार्ज, तभी ऐसा पॉसिबल है सर, जो कि है नहीं। दोनों केस एलिमिनेट हो गए। ठीक, राइट। मतलब ये कहना है, ये बात सही है कि अंदर आंसर 0 आ जाएगा, वो कई लोगों को लगता है, लेकिन उसकी रीजनिंग इंपॉर्टेंट है। देखो फ्लक्स लॉ, सॉरी फ्लक्स लॉ कह रहा हूँ, गॉस लॉ को मैथमेटिकली इस तरीके से लिखा गया है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू द डिफरेंशियल एरिया इंटू कॉस ऑफ थीटा को किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जब इंटीग्रेट करते हैं, फॉर एनी क्लोज सरफेस whenever we integrate electric field with respect to area and cos theta, then it is q inside divided by epsilon 0। ये बात सही है कि क्योंकि यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, सारा चार्ज इस सरफेस के ऊपर है, बाहर वाले सरफेस पर। इनसाइड गॉसियन सरफेस q इनसाइड 0, कोई चार्ज नहीं है इसमें। तो इससे सिर्फ इतना ही तो साबित हुआ ना कि अगर हमारा q इनसाइड 0 है तो इससे सिर्फ ये बात प्रूफ होती है कि क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस ऑफ थीटा, ये वैल्यू 0 आएगी। सिर्फ इतना प्रूफ हुआ आपका। क्यू इनसाइड 0 होने का मतलब ये इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा। और सर हम लोग ने जो गॉसियन सरफेस लिया है थीटा 0 हाँ, डिग्री है, तो ई 0 होना पड़ेगा। हाँ यस सर। हाँ, ये बात आप सही बोल रहे हो आप। मतलब अभी किसी ने एक स्टेटमेंट बहुत जल्दी में ये बोल दिया था ना, तो हमको, हम लोग जो तैयारी करते हैं, अब एग्जाम में क्या पता कोई एसर्शन रीजन का ही क्वेश्चन आ जाए, तो रिजल्ट तो है नहीं कि फॉर्मूले का ही क्वेश्चन आएगा। हमारा हो गया कि ये चीज 0 आ गई, तो इससे क्या इस बात की कंफर्मेशन है, गारंटी है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। मतलब एक मैथमेटिक्स में सोच के देखो ना यार, मैथमेटिकली अगर कहीं पर इंटीग्रेशन करने से 0 आंसर आ रहा है तो क्या उसके अंदर का जो फंक्शन है वो फंक्शन 0 होगा? एक सिंपल वे में पूछ रहे हैं आपसे, आपको एक सिंपल तरीका, इंटीग्रेशन करिए cos x dx का 0 से पाई के बीच में, क्या आंसर आ जाएगा इसका? 0। 0। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 है, तो इसका ये मतलब थोड़ी हो गया कि अंदर का जो फंक्शन है ये फंक्शन 0 से पाई के बीच में हमेशा 0 होगा। या cos x की वैल्यू हमेशा 0 बोल दोगे आप कि 0 और पाई के बीच में एवरीवेयर cos x विल बी 0? नो सर। सिंपल मैथमेटिकल वे। हम एक बात पहले मैथमेटिकली समझा दें आपको कि इंटीग्रेशन 0 आ रहा है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि अंदर का ये जो फंक्शन e है वो 0 होगा। ऐसा कोई मैथमेटिकल कंसेप्ट नहीं है। लेकिन अगर कोई कह दे कि इंटीग्रेशन ऑफ सम कांस्टेंट इज 0 बिटवीन द टू लिमिट्स x1 एंड x2, सेम लिमिट 0 से पाई, इंटीग्रेट, तो कांस्टेंट 0 होगा पक्का है। बिकॉज जब ये कांस्टेंट हो गया तो इसका ये तो डेफिनेटली तभी 0 आ सकता है जब कांस्टेंट इटसेल्फ 0 हो जाए। यानी कुल मिला करके राइट हैंड साइड 0 है, तो अगर तो हमें ये, अगर हम लोग ये आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर प्रूफ कर पाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो हम इसको 0 कह सकते हैं। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पर प्रूफ नहीं कर पा रहे हो कि कांस्टेंट होगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 भी नहीं बोल पाओगे। और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट सिर्फ एक है, सिमेट्रिकल आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ सिमेट्री। मतलब आर्ग्यूमेंट करना है तो सिमेट्रिकल करिए कि जो हमारा गॉसियन सरफेस है उसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें आप, एनी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस, क्या ये सारे पॉइंट्स ज्योमेट्री वाइज सिमेट्रिकल लोकेशंस पे नहीं है? इनकी जो पोजीशनिंग है, इन पॉइंट्स की पोजीशनिंग, क्या ये सिमेट्रिकल पोजीशंस पे है? मतलब कि स्फीयर के सेंटर से सेम डिस्टेंसेस पर है? यस सर। है ना? और वो जो चार्ज है हमारा, उस चार्ज के सेंटर से भी सेम डिस्टेंस पे है, बिकॉज चार्ज का सेंटर पॉइंट ये सेंटर ऑफ चार्ज, और सेंटर ऑफ चार्ज से गॉसियन सरफेस का हर एक पॉइंट, चार्ज अगर हमने स्फीयर पे बना रखा है तो सेंटर ऑफ चार्ज और स्फीयर का ज्योमेट्रिकल सेंटर दोनों सेम पॉइंट बन जाएंगे। और गॉसियन सरफेस का हर एक पॉइंट उस सेंटर ऑफ स्फीयर या सेंटर ऑफ चार्ज से सिमेट्रिकल डिस्टेंस पर है। तो इस सिमेट्रिकल आर्ग्यूमेंट के बेस पर ये कहोगे
कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होना चाहिए, उतना ही यहाँ होना चाहिए, उतना ही यहाँ होना चाहिए, उतना ही यहाँ होना चाहिए। इसको लॉ ऑफ नेचर भी बोलते हैं कि नेचर ऑलवेज लव्स सिमेट्री एंड ऑल द सिमेट्रिकल पॉइंट्स मस्ट हैव द सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के अलग अलग पॉइंट्स पर डिफरेंट नहीं हो सकती। कोई ऐसा आर्गुमेंट है नहीं, किस आर्गुमेंट पे कहोगे कि यहाँ पर कम इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड? कोई आर्गुमेंट नहीं है हमारे पास, ये कहने का कोई आर्गुमेंट नहीं है। अगर किसी के दिमाग में चल रहा तो बता दो। सर मैं कह रहा है पॉइंट प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। कौन सा सर? ये जब ये सिमेट्री वाली बात कर रहा था एक्चुअली तो मेरे नेट मैं बोल रहा हूँ, सुनिए दो बातें सुनिएगा, दो बातें हैं। पहली चीज, जो चार्ज है वो एक स्फेरिकल सरफेस के ऊपर है। दूसरी बात, चार्ज स्फेरिकल सरफेस पर सिमेट्रिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको जरा इमेजिन करो, अगर आपको इसमें दिक्कत है तो, अगर एक स्फेरिकल सरफेस हो और उसके ऊपर मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मास, मान लीजिए आधा स्फीयर कॉपर का है और आधा स्फीयर एल्यूमिनियम का है, आधा स्फीयर कॉपर आधा स्फीयर एल्यूमिनियम, मासेस वाइज बात करते हैं पहले, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सुनिए तो, जो ज्योमेट्री वाइज स्फीयर का सेंटर है और जो फिजिक्स के हिसाब से सेंटर ऑफ मास है, क्या दोनों सेम पॉइंट्स होंगे? नो सर, ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास में डिफरेंस आ जाएगा ना। सेंटर ऑफ मास तो कॉपर वाले साइड पे चला जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि एक तो हमारी ज्योमेट्री स्फीयर है जो कि एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, दूसरा उसके ऊपर चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो सेंटर ऑफ चार्ज जस्ट लाइक सेंटर ऑफ मास, अगर ये पूरा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही सेंटर ऑफ मास होता। सिमिलरली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही सेंटर ऑफ चार्ज है। और जो हमारा गॉसियन सरफेस है वो भी हमारा ज्योमेट्री वाइज स्फीयर है। गॉसियन सरफेस ज्योमेट्रिकली एक स्फीयर है जो कि एक सिमेट्रिकल सरफेस है। तो सब तरफ सिमेट्री आ रही है। जब सब जगह सिमेट्री आ रही है तो फिर गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई लॉजिक नहीं बन रहा जिस बेसिस पर आप ये प्रूफ कर पाओ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ में फर्क होना चाहिए। कोई कौन सा आर्गुमेंट दोगे इसके लिए, क्या रीजनिंग देंगे जब सारी चीजें परफेक्टली सिमेट्रिकल चल रही है? तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सब जगह पर एक जैसी है, मतलब कि ये कांस्टेंट है, यानी कि ये इंटीग्रेशन से बाहर होना चाहिए। और मैथमेटिकल कंसेप्ट कहता है कि अगर किसी कांस्टेंट को इंटीग्रेट करके जीरो आ रहा है तो वो कांस्टेंट जीरो होना चाहिए फिर, एंड दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इट इज नॉट बिकॉज कि क्यू इनसाइड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो है, बट रीजन ये नहीं है कि क्यू इनसाइड जीरो है। रीजन क्या है? अगर ऐसा रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए कि व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल इज जीरो, एंड उसका एक ऑप्शन हो बिकॉज देयर इज नो चार्ज इनसाइड, क्या ये सही रीजन मानेंगे? या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एक ऑप्शन सी हो, क्या ये सही ऑप्शन होगा कि देर? नहीं भैया, देखिए एक काम करो, गॉस लॉ को ना मतलब बहुत लाइट वे में देख रहे हो। मैं आपके सामने दो एग्जांपल लेता हूं। ये दोनों हॉलो स्फीयर्स, टू आइडेंटिकल हॉलो स्फीयर, आइडेंटिकल ज्योमेट्री वाइज। पहले केस में लेफ्ट साइड पर चार्जेस ज्यादा डेंसिटी के हैं, डेंसिटी ज्यादा है लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड पर थोड़ी सी डेंसिटी कम है। मतलब कि चार्जेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। स्पेसिंग से समझ जाना, ज्यादा स्पेस दिखाने का मतलब है कि यहाँ पर चार्जेस की डेंसिटी कम है और यहाँ पर स्पेसिंग कम रखी गई है, इसका मतलब चार्जेस की डेंसिटी ज्यादा है। एंड टोटल चार्ज क्यू है, टोटल इज कैपिटल क्यू। यहां पर आइए, यहां पर भी टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, लेकिन यहां पर चार्जेस को यूनिफॉर्म डेंसिटी के साथ रखा गया है।
चार्जेस विथ यूनिफॉर्म डेंसिटी, ये केस है हमारा। अब लगाओ जरा अपना आर्ग्यूमेंट, इसके अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और इसके अंदर भी किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यहां भी एक गॉसियन सरफेस बनाया, यहां भी एक गॉसियन सरफेस बनाया, दोनों गॉसियन सरफेस के लिए Q इनसाइड 0, इस गॉसियन सरफेस के लिए भी Q इनसाइड 0। दोनों में से कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बोलोगे? इसके अंदर भी कोई चार्ज नहीं है, इसके अंदर भी कोई चार्ज नहीं है। तो अगर नहीं है, तो अगर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड होने का रीजन Q इनसाइड है, तो फिर तो यहाँ भी 0 होना चाहिए, यहाँ भी 0 होना चाहिए, अगर यही रीजन है तो। अगर बात समझ पा रहे हैं कहाँ किस कौन सी डायरेक्शन में बात हो रही है, हमारी डिस्कशन किस पॉइंट के ऊपर हो रहा है? If Q inside is the reason of 0 electric field, then same reason in both cases. तो यहाँ भी 0 बोलो, यहाँ भी 0 बोलो, बट ऐसा होता नहीं है, बिकॉज जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही यूनिफॉर्म नहीं होता। इसको अब आप मास डिस्ट्रीब्यूशन से कंपेयर करो, इधर डेंसिटी ऑफ चार्ज, डेंसिटी ऑफ मास, इधर डेंसिटी ऑफ चार्ज, डेंसिटी ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास किस तरफ होगा बताएं? लेफ्ट हैंड, लेफ्ट साइड, इधर लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पर आप इधर कहीं पर कह सकते हो देयर इज अ पॉइंट व्हिच वी कैन कॉल एज सेंटर ऑफ चार्ज, जस्ट लाइक सेंटर ऑफ मास। और यहां पर जिसमें चार्जेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो पॉइंट ज्योमेट्रिकल सेंटर है, और यही पॉइंट हमारे लिए COC, COC मतलब सेंटर ऑफ चार्ज, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, सेंटर ऑफ चार्ज और ज्योमेट्रिकल सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं। क्या इस केस में गॉसियन सरफेस के ऊपर कोई भी पॉइंट चूज किया जाए, वो सेंटर ऑफ चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे नहीं मिलेगा आपको? मिलेगा, मिलेगा। इस गॉसियन सरफेस के ऊपर पॉइंट देखो, इस गॉसियन सरफेस पे जितने पॉइंट है, क्या इन सब का डिस्टेंस सेंटर ऑफ चार्ज से बराबर होगा? अगर सेंटर ऑफ चार्ज इधर, तो क्योंकि यानी ये पॉइंट्स में सिमेट्री नहीं है, इनमें से कुछ पॉइंट्स सेंटर ऑफ चार्ज के ज्यादा क्लोज हैं, कुछ पॉइंट्स सेंटर ऑफ चार्ज के ज्यादा दूर हैं, तो ये सिमेट्रिकल पॉइंट्स नहीं है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि इन सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। हो सकता है कहीं ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कहीं कम इलेक्ट्रिक फील्ड हो, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ E है, तो सभी पॉइंट्स पर वो E होगी। डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा, किसी दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगा, किसी तीसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E3 होगा, इस तरीके से चलेगा ये। प्लस यहां पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल होगी, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्लियर नहीं है। जबकि दोनों ही गॉसियन सरफेस के लिए, इस गॉसियन सरफेस के लिए जिसमें Q इनसाइड 0 है, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos ऑफ थीटा ये 0 है। इस गॉसियन सरफेस के लिए भी क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E dA cos थीटा 0 है। yes. लेकिन दोनों में सेम चीज है, बट यहां पर E इक्वल्स टू 0 कंफर्म, यहां पर E इज नॉन जीरो, ये भी कंफर्म। अब मेरे ख्याल से मेरी बात आप तक पहुंची होगी, जो मैं बोलना चाह रहा हूं कि मतलब किसी गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है। अगर यही रीजन होता ना, सुनिए, अगर ये रीजन होता कि गॉसियन सरफेस के अंदर अगर चार्ज 0 है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0, फिर तो यहां भी 0 होता है। एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लो, हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियल होती है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की। अब हम इस चार्ज से काफी दूर जाकर के एक गॉसियन सरफेस बना देते हैं। कितना चार्ज होगा इस गॉसियन सरफेस के अंदर? इनसाइड गॉसियन सरफेस चार्ज 0। तो फिर तो यहां पर भी 0 इलेक्ट्रिक फील्ड बोलनी चाहिए मुझे कि इन सभी पॉइंट्स पर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो फिर अब बात समझ में आ रही है कि Q इनसाइड 0 होने का मतलब E 0 होना नहीं है। यस सर। उसके लिए दो तीन कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या,
distribution of charge is symmetrical. Charge distribution must be uniform, symmetrical. पहला कंडीशन. सरफेस सिमेट्रिकल सरफेस होना चाहिए. एक और चीज बता देते हैं. मान लीजिए, एक मिनट यार, पहली बात तो यहाँ ई नॉन जीरो है. तीसरा केस, मान लो हमारे पास ये पूरा स्फीयर है और एक हैमर लेकर के आओ. परफेक्ट स्फीयर, परफेक्ट स्फीयर, चार्ज भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. हम एक हैमर लेकर के आए और एक जगह से स्फीयर में एक डेंट प्रोड्यूस कर दे. मतलब नहीं होगी. परफेक्ट स्फीयर, सुनना, परफेक्ट स्फीयर, लेकिन ऊपर से हैमरिंग करके एक जगह थोड़ा सा डेंट प्रोड्यूस कर दिया. क्या अब इसकी ज्योमेट्री यूनिफॉर्म रही? यूनिफॉर्म ज्योमेट्री हुई? तो भले ही हॉलो स्फीयर हो, ये भले ये हॉलो स्फीयर हो, चार्ज सरफेस पे हो, फिर भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, भले अंदर क्यू इनसाइड जीरो है. दो बातें, सरफेस की ज्योमेट्री भी सिमेट्रिकल हो और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिकल हो, तब आप कहोगे कि अंदर जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी. अदरवाइज कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर पाएंगे? जैसे इस क्वेश्चन में कहा जाए कि कैन वी फाइंड आउट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2, तो आंसर है कि भाई गॉस लॉ से तो नहीं आ सकता. गॉस लॉ से आ इसलिए नहीं सकता, मतलब कि ऐसा नहीं कि गॉस लॉ यहाँ इनवैलिड है, ऐसा नहीं है. गॉस लॉ तो वैलिड है, लेकिन बहुत ही और मतलब इम्पॉसिबल टाइप का टास्क है. लेकिन हाँ, मतलब उसमें कैलकुलेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना टफ है. तो हमसे पूछा भी नहीं जाएगा और ना कोई एक्सपेक्ट करता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा. ना पूछा जाता है, ना ऐसे क्वेश्चंस हैं बुक्स में, और ना फ्यूचर में आएंगे, कुछ नहीं आते. हाँ, थ्योरेटिकल बेसिस पर आ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा या नहीं होगा. क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि किन कंडीशंस में क्यू इनसाइड जीरो होने पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी और किन कंडीशंस में क्यू इनसाइड जीरो ना हो, सॉरी, क्यू इनसाइड जीरो होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. क्यू इनसाइड जीरो, नो इलेक्ट्रिक फील्ड. क्यू इनसाइड जीरो, अ नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड. बोलो सर आ गया. यस क्या क्या कंडीशंस है, क्या कंडीशंस होंगी? सर एक तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म होना चाहिए. हाँ, ज्योमेट्री यूनिफॉर्म हो. और यूनिफॉर्म ज्योमेट्री वाले आपके सिलेबस में 2 ही 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक स्फीयर है, सिलेंडर है, जिनकी ज्योमेट्री एक जैसी होती है. किसी भी साइड से देखोगे वो एक जैसा दिखता है. क्यूब हो सकता है, तो थोड़ा सा टाइम लगा इसको डिस्कस करने में, क्योंकि ये बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा गलत कंसेप्ट बैठा हुआ है कि क्यू इनसाइड जीरो मतलब ई जीरो. सरफेस की ज्योमेट्री यूनिफॉर्म रहनी चाहिए और सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, तब, अदरवाइज नहीं. खैर, आगे आते हैं. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक सॉलिड स्फीयर की बात की थी, देखिएगा, ठीक है. उस पर थोड़ा सा वापस आ रहे हैं. सॉलिड स्फीयर का जो आर्टिकल प्रीवियस क्लास में किया गया था, पहले तो उसका रिजल्ट याद करो क्या था. सॉलिड स्फीयर में उसके अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो डिराइव हुआ होगा, देखो क्या था. क्या था इनसाइड में? रो इनटू r by 3 ρ/3 रो के फॉर्म में तो हमने शायद नहीं किया था. किया था रो के फॉर्म में? यस सर, रो के फॉर्म में और बाहर वाला फॉर्मूला q/4πε0 इनटू पॉइंट जैसा r स्क्वायर. हाँ, इनसाइड और आउटसाइड के ये रिजल्ट्स थे हमारे सॉलिड स्फीयर के केस में. इसके अंदर भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था.
ये ध्यान रखना होगा, ये सब कंडीशंस जो आप पढ़ रहे हो। हाँ, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज उन केसेस में। तो ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हमेशा याद रखोगे, ऑलवेज रिमेंबर। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली, पॉजिटिव चार्ज हुआ तो रेडियली बाहर और नेगेटिव चार्ज हुआ तो रेडियली अंदर। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस बताने जा रहे हैं, इन क्वेश्चंस के कुछ एप्लीकेशन पार्ट। फर्स्ट इसका एप्लीकेशन देखो। एप्लीकेशन मतलब प्रॉब्लम्स हैं, ये रिजल्ट्स नहीं है, प्रॉब्लम्स के फॉर्म में है। एक सॉलिड स्फीयर के अंदर एक बहुत नैरो सा टनल करवा, बहुत नैरो टनल। इतना नैरो टनल करा जाए कि उस टनल की वजह से इसके स्फेरिकल स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट फर्क ना आए। इतना नैरो टनल है कि अभी भी इसको हम लगभग एक सॉलिड स्फीयर मानेंगे, ऑलमोस्ट एक सॉलिड स्फीयर। और उसके अंदर उसके इनसाइड किसी पॉइंट पर, है ना, उसके इनसाइड किसी पॉइंट पर एक इलेक्ट्रॉन को रेस्ट की स्टेट पर रिलीज किया गया है। इलेक्ट्रॉन रिलीज एट रेस्ट, और जिस पॉइंट पर रिलीज किया गया है वो स्फीयर की सेंटर से r0 डिस्टेंस पर है। स्फीयर के सेंटर से r0 डिस्टेंस पर। स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है प्लस कैपिटल Q से, प्लस ऑफ कैपिटल Q का सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज, प्लस कैपिटल Q सॉलिड स्फीयर, रेडियस कैपिटल R, चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, नैरो टनल, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन रेस्ट की स्टेट पर r0 डिस्टेंस पर रिलीज कर दिया गया। कितने टाइम बाद ये सेंटर पे पहुंच जाएगा? इलेक्ट्रॉन का टाइम कैलकुलेट करना है जब ये सेंटर तक चला जाए। एसएचएम लग जाएगा सर, और मास दे रखा है इसका। हाँ राइट, फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर काइनेमेटिक्स लगा देंगे। यस सर। काइनेमेटिक जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पर एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर का फैक्ट यूज हो रहा है एप्लीकेशन, लेकिन नोइंग और अप्लाइंग में डिफरेंस। ये रिजल्ट किसी भी किताब में तुम्हें मिल जाएंगे, हम लोग ऐसा नहीं कुछ स्पेशल करवा रहे हैं, बट इसका यूज बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है, ये एक स्पेशल की वैल्यू आ जाएगी। हाँ पॉजिटिव, सॉरी पहली बात, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिखाओगे? रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउट या रेडियली इन? रेडियली आउट। मैंने कहा कि टनल की वजह से स्फीयर के अंदर बहुत नेग्लिजिबल फर्क आएगा, तो हम इसको अभी भी एक कंप्लीट सॉलिड स्फीयर मानते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड को ρr/3ε कर सकते हैं, जिसमें रो की जो वैल्यू होगी वो चार्ज डिवाइडेड बाय इसका टोटल वॉल्यूम। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, force on the electron, and that force on the electron which is opposite to the electric field will be root under 3ε not m by rho e. हाँ, charge of electron and the electric field, F equals to QE लगा रहे, F बराबर QE। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आएगी F बराबर QE, बट चार्ज हमारा माइनस में, इलेक्ट्रॉन पर माइनस ही चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ρ/3ε into r, फोर्स प्रोपोर्शनल टू r, माइनस साइन। कौन से टाइप का मोशन हुआ ये? F प्रोपोर्शनल टू r विद नेगेटिव। तो हमें ये थोड़ा सा दिमाग लगाना हो तो मैंने SHM हुआ, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन पीरियोडिक मोशन करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, और सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हुआ ये इस पॉइंट से सेंटर तक जाएगा। तो अब आप टाइम बताओ कितना होगा, टाइम टू रीच सेंटर। सर मेरा कनेक्शन चला गया था, क्वेश्चन क्या है? बच्चा एक मिनट। टाइम टू रीच सेंटर 2π√3m by ρ into e। हाँ देखिए ये SHM हो रहा है। पहली बात SHM इसलिए हो रहा है कि कुछ फोर्स और r के बीच प्रोपोर्शनलिटी है, माइनस साइन है। इसके बारे में बाकी लोग अपने आप सोचें कि ये SHM क्यों बोला जा रहा है यहाँ पर। टोटल टाइम पीरियड इज ऑलवेज
2 पाई अंडर रूट m अपॉन द कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है यहाँ पर? 2 पाई रूट m बाई k। इसका 1/4 करना होगा। यस है ना, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। मतलब कांस्टेंट इज e इंटू रो अपॉन 3। ये टोटल टाइम पीरियड है, लेकिन टोटल टाइम पीरियड नहीं चाहिए मेरे को, हमें टाइम पीरियड चाहिए सिर्फ रेस्ट से सेंटर तक जाने का, जो कि टोटल ऑसिलेशन का 1/4 होगा, यानी 1/4 ऑफ टोटल टाइम पीरियड। ये इसका आंसर। मैं तो सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होता है कि स्कूल लेवल पर या जेई मेन के लेवल पर तो वो सीधा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन। वही जब आप जेई एडवांस ओलंपियाड की तरफ जाते हो तो वो इनके एप्लीकेशन पार्ट पे चले जाते हैं, और एप्लीकेशन में एसएचएम एक ऐसा चैप्टर है जिसको आसानी से यूज कर सकते हैं। लेकिन सर क्वेश्चन क्या था एक बार ये बता। बात तो सही है। विनायक रुक जाओ बच्चा, विनायक अभी ये वीडियो मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बोले। डाउट तो करेगा कि करना चाहिए। अगर सर एक बार वो सेंटर पे पहुंच जाएगा तो फिर सर वो मतलब उसको तोड़ते हुए उस साइड पे तो जाएगा नहीं, क्योंकि टनल उस तरफ तो है नहीं। मतलब अरे भैया, तो इसका मतलब टनल इधर भी होगी एक्चुअली। अगर वैसे आप ऑसिलेशन इन द टनल तो ग्रेविटेशन में भी होता है। अगर हम रिकॉल करें उसका टाइम पीरियड आता है 84.6 मिनट का। होल इज डिगिंग अप टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेम ही चीज तो है। जैसे अगर मास ग्रेविटेशन के टनल में ऑसिलेट कर सकता है तो एक चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक के टनल में भी ऑसिलेट करेगा, सिमिलरिटी तो रहेगी। खैर, दूसरा क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए भाई। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर अगेन एक सॉलिड स्फीयर, लेकिन इस सॉलिड स्फीयर के अंदर एक कैविटी है। अ कैविटी इन द सॉलिड स्फीयर, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हुआ, कैविटी इनसाइड सॉलिड स्फीयर। और ये स्पेसिफिक क्वेश्चन कम से कम 6 से 7 बार जेई में पूछ चुके हैं इसको। क्या करना चाहिए? देखो, कैपिटल आर इसकी रेडियस, कैविटी का रेडियस कितना है? अरे भाई बता रहे हैं। C1 स्फीयर का सेंटर है और C2 कैविटी का सेंटर है। कैविटी की रेडियस कुछ भी है, वो दिया नहीं है, नहीं दिया उसमें, कैविटी का रेडियस गिवन नहीं है। और उसके अंदर किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हमारा जो टारगेट है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट व्हिच इज इनसाइड द कैविटी। सर रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू C1 C2। C1 और C2 के बीच कुछ डिस्टेंस होगी, जो भी डिस्टेंस है मान लेते हैं वो A है। C1 C2 के बीच में A डिस्टेंस है। सर रो A बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन पार्ट कैसे होगा देखिए। पहली बात, कैविटी के अंदर कितना चार्ज होगा? कैविटी मींस उसके अंदर कितना चार्ज होगा? बोलिए। इनसाइड द कैविटी 0। सुनो, फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं इसको अभी पहले आर्ग्यूमेंट सुनना, इसके अंदर अगर कोई गॉसियन सरफेस बनाए, अगर कैविटी के अंदर कोई गॉसियन सरफेस बनाओगे, उसका Q इनसाइड 0 आएगा। अगर गॉसियन, क्या यहाँ पर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी? नो सर। क्या प्रॉब्लम हुई? नहीं कह सकते सर उसको घेरने वाला जो बाउंड्री है घेरने वाले भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सर आसपास सर चार्ज की यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं। यूनिफॉर्म नहीं है ना, क्योंकि जब कैविटी कर देते हैं तो सेंटर ऑफ मास की तरीके से सेंटर ऑफ चार्ज वो तो थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। यस सर अगर वो कैविटी भी कॉन्सेंट्रिक होती तब होता वो 0। राइट। अब यही बातें अगर ये पॉइंट आपके समझ आ गए तो इसका मतलब गॉस लॉ में अब आप कंफर्टेबल रहोगे। मतलब कई लोग सोचते हैं कि यार यहाँ गॉस लॉ से आंसर क्यों नहीं आ रहा है, तो गॉस लॉ क्यों लगाओगे? सिमेट्री नहीं है। तो जब गॉस लॉ से आंसर नहीं आएगा क्योंकि सिमेट्री नहीं है, तो फिर हमारे को कोई और मेथड जाना पड़ता है। तो पूरे की वजह से निकाल के और निकाले हुए स्पेस माइनस कर देंगे, वेक्टोरियली माइनस। हाँ राइट।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट P बाय कंप्लीट स्फीयर। सर ग्रेविटेशन की तरह जैसे उसमें किया था। हाँ, कंप्लीट स्फीयर, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P बाय कैविटी। ये हटा रहे क्योंकि रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। मतलब कि हम पहले, इसका दो ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन आपका इसमें नेगेटिव मास की तरीके से नेगेटिव चार्ज का भी होता है एक ऑप्शन। उसमें ये कहा जाता है कि जिस डेंसिटी का चार्ज बाहर है, जिस भी डेंसिटी का चार्ज बाहर है, उतनी ही डेंसिटी का प्लस और माइनस एक साथ हम कैविटी में मान सकते हैं। मतलब हम कैविटी को इमेजिन कर सकते हैं कि कैविटी के अंदर इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव चार्ज है। मान सकते हैं कैविटी के अंदर इक्वल पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव, तो नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। और हम जो डेंसिटी यूज करेंगे चार्ज की कैविटी के अंदर, वो वही डेंसिटी यूज करेंगे जो डेंसिटी बाहर है। ऐसा करने से आपके पास दो तरीके के चार्ज आ गए यहां पर, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाओ। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P बाय प्लस ऑफ रो एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बाय माइनस ऑफ रो। इसको हटा रहे हैं, इसका यूज नहीं कर रहे। पहले ये पॉइंट समझिए। पहला आर्ग्यूमेंट, कैविटी के अंदर आप इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मान सकते हैं। इसमें किसी को डाउट है? No. कैविटी मतलब एक ऐसा स्पेस जहां पर टोटल चार्ज जीरो है, तो हम अपनी तरफ से वर्चुअली पॉजिटिव नेगेटिव मान लेते हैं। दूसरा आर्ग्यूमेंट, जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आप कैविटी में इमेजिन करोगे, वो उसकी जो डेंसिटी होनी चाहिए, वो डेंसिटी बाहर वाले से मैच करनी चाहिए। और अब हम तीसरा कंसेप्ट लगा रहे हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो पॉजिटिव डेंसिटी के चार्ज है उनकी वजह से, और जो नेगेटिव डेंसिटी का चार्ज है उसकी वजह से, दोनों को मिला करके ऐड कर दीजिए। नाउ चलते हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो प्लस रो का डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे है? प्लस रो का डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो प्लस रो बाहर है और प्लस रो अंदर भी है, तो टोटल हमारा प्लस रो, मतलब हाँ, जो प्लस रो है, क्या हो गया? फिर से बोलना। टोटल कंप्लीट स्फीयर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया ना, मतलब प्लस रो को हम कंप्लीट स्फीयर में मान सकते हैं। भाई बाहर भी प्लस रो अंदर भी प्लस रो, तो ये वाला प्लस रो और ये वाला प्लस रो अगर मिला दे तो हमारे पास एक कंप्लीट स्फीयर हो गया प्लस रो का, और ये पॉइंट उस कंप्लीट स्फीयर के अंदर है। तो अभी जो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है वो यूज कर सकते हैं, जो कि था रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू r, क्योंकि ये जो फॉर्मूला था ये तो कंप्लीट स्फीयर के अंदर के किसी पॉइंट के लिए होता है। ठीक है नहीं है? यस सर। यस सर। लेकिन इसको वेक्टोरियल फॉर्म में यूज करेंगे, तो यहां पर हम r वेक्टर लगा देंगे। और r वेक्टर मतलब क्या है? रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर मतलब C1 से P तक का वेक्टर। ये थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि जो रो r/3 एप्सिलॉन नॉट में स्मॉल r है वो उस पॉइंट P का और सेंटर का डिस्टेंस है, यानी ये लेंथ। इसको वेक्टर के फॉर्म में कर देंगे तो डायरेक्शन भी हो जाएगी इसमें, क्योंकि एरो लगा है यहाँ पर। मतलब जो r वेक्टर था उसको हटा करके हम अब लिखने जा रहे हैं C1P वेक्टर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट बाय द माइनस रो। माइनस रो कहां पर है? माइनस रो चार्ज कौन से स्पेस? सर कैविटी तो छोटा स्फीयर मान सकते हैं। हाँ, सो मतलब माइनस रो को भी तो एक छोटा स्फीयर मान सकते हैं ना। माइनस रो, राइट, माइनस रो इज प्रेजेंट इन
अ स्फेरिकल स्पेस माइनस रो इन ए स्फेरिकल स्पेस, तो उसमें भी हम स्फीयर वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। यस और ये पॉइंट पी भी तो इस माइनस रो वाले स्फीयर के अंदर ही है, C2P वेक्टर। तो सेम फॉर्मूला फिर लगाएंगे, रो बाई 3 एप्सिलॉन और आर वेक्टर C2P। लेकिन जब आप वेक्टोरियल फॉर्म में जाते हो, चाहे कूलम्ब्स लॉ पढ़ा हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म पढ़ा हो, तो जब वेक्टोरियल फॉर्म यूज होते हैं तो हमेशा एक बात कही गई है कि चार्जेस को विद साइन रखा जाता है। तो अगर हम वेक्टोरियल फॉर्म यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पर माइनस रो भी लिखेंगे, चार्जेस को विद साइन। ये कूलम्ब्स लॉ के टाइम पर भी बताया गया है। तो ये पूरी चीज बन जाती है रो अपॉन 3 एप्सिलॉन, ब्रैकेट में आ जाता है C1P माइनस C2P। माइनस ऑफ C2P को लिख सकते हैं प्लस ऑफ, बोलिए, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, चेंज कर लो, माइनस ऑफ C2P, वो PC2 वेक्टर बन जाएगा। यस सर, यस सर। और ट्रायंगल लॉ यूज करिए वेक्टर का, C1P प्लस PC2 क्या हुआ, C1P एंड PC2। ट्रायंगल लॉ से ये कौन सा वेक्टर बना, C1C2। So final answer is rho upon 3 epsilon into C1 C2 vector, and that means कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पर कैलकुलेट हुई है वो तो फिर उस पॉइंट की पोजीशन के इंडिपेंडेंट आई ना। ये पॉइंट कहां पर है इससे फर्क पड़ रहा है क्या हमारे आंसर में? सर रो इज अ कांस्टेंट, 3 इज अ कांस्टेंट, एप्सिलॉन इज कांस्टेंट, C1 C2 इज कांस्टेंट। मतलब फाइनल आंसर में ये कहां पर आया कि पॉइंट P C1 से कितने डिस्टेंस पर है, C2 से कितने डिस्टेंस पर है, ये तो कहीं आ ही नहीं रहा आंसर में। दैट मींस इंडिपेंडेंट है पोजीशन ऑफ P की। मतलब ये भी है कि जो पॉइंट है वो कैविटी के बाहर भी हो सकता है ना, सिर्फ कैविटी के फॉर्मूला दूसरा वाला अलग लग जाएगा। आपने यहाँ पर जो फॉर्मूले यूज किए हैं वो स्फीयर उसमें के आउटसाइड इंटरनल, स्फीयर वाला फॉर्मूला लगता है दूसरे में हाँ, तो। जिस डेरिवेशन देखो ना इलेक्ट्रिक फील्ड का वो फॉर्मूला लगा रहे हो जिसमें पॉइंट स्फीयर के अंदर होना चाहिए। यस सर, यस सर। हाँ, तो अगर कोई पॉइंट ऐसी जगह पे है जो कैविटी के बाहर है तो क्या हम माइनस रो के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाते? नो सर, के बराबर उसका लगता होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिजल्ट कब तक के लिए वैलिड है? कैविटी के अंदर है पॉइंट। हाँ, पॉइंट इज इनसाइड द कैविटी, एट पॉइंट P इनसाइड कैविटी। अगर कंफ्यूजन है तो लिख सकते हैं, जो कि पॉइंट P की लोकेशन पर डिपेंड नहीं करता। मतलब कैविटी के अंदर कौन सा पॉइंट लिया है, यहाँ पर पॉइंट लिया है कि यहाँ पर पॉइंट लिया है कि यहाँ पर पॉइंट लिया है, सबके लिए सेम आंसर है। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर C1 C2 के पैरेलल। मतलब एक नए डायग्राम में अगर हम इसको दिखाना चाहें कि कोई कैविटी है मान ले और बाकी ये सेंटर और ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, ये C1 और यहाँ पर C2, तो इनसाइड कैविटी कोई भी पॉइंट लोगे, कोई भी पॉइंट कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इस C1 C2 के पैरेलल, यानी ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर पैरेलल टू C1 C2। यानी कि इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्लेयर कर सकते हो और नहीं कर सकते हो कि कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म? यस सर, यस सर। इनसाइड कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, बिकॉज वो इस पे तो डिपेंड कर नहीं रहा कि यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हो कि यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हो कि यहाँ पर कर रहे हो। देयर इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर, जिसकी वैल्यू ये है रो बाय 3 एप्सिलॉन C1 C2। और क्योंकि इस क्वेश्चन को कई बार पूछा जा चुका है, कई बार, तो आवाज कच्चा रही है, आवाज नहीं आई बच्चे। हेलो सर। बोलिए।
हेलो, नहीं आ रही आवाज मुझसे। जो अगर कोई और सुन पा रहा है तो मुझे यार बता दो क्या बोल रहे नहीं हैं। सर, मेरे नहीं आ रही। सर हमें भी नहीं आ नहीं रही समझ सर। आ रहा। मेरे पास आवाज नहीं आ रही है एक्चुअली। चलिए इसके एप्लीकेशन पार्ट पे देखो यार, पहले देखिए मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आने लगे हैं आज की डेट में जो ये उम्मीद करी जाती है बच्चों से, स्टूडेंट से ये माना जाता है कि उनको ये सब याद होगा, स्टूडेंट बड़े इंटेलिजेंट हो गए हैं, ये मान करके पेपर बन रहा। पहले पेपर बनता था ये मान करके कि स्टूडेंट्स बेवकूफ होते हैं, आज मान करके बन रहा है कि वो बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं। इसमें कैविटी के अंदर, सुनिएगा, कैविटी के अंदर C2 वाले सेंटर से, C2 वाले सेंटर से एक मास m को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। मास m प्रोजेक्टेड विथ u स्पीड फ्रॉम द सेंटर ऑफ कैविटी। मास m प्रोजेक्टेड विथ u स्पीड फ्रॉम द सेंटर ऑफ कैविटी। और C1 और C2 के बीच में जो डिस्टेंस है ये आपको दिया हुआ है d, और C2 और कैविटी की सरफेस के बीच में जो डिस्टेंस है ये a। प्रॉब्लम क्लियर हो रहा है आप लोग को? यस सर। प्रॉब्लम क्लियर हो रहा है? यस C2, हाँ, C2 से हमने एक मास को u स्पीड से इस तरफ थ्रो किया और ये इस वॉल के साथ इलास्टिकली कोलाइड करता है। इस वॉल के साथ इसका कोलिजन इलास्टिक हो सकता है या फिर उसमें हम कोई चार्ज रेस्ट्रिक्शन वगैरह यूज कर दिया है सकते सर, वो हैं। जो पार्टिकल को चार्ज प्रोजेक्ट किया है? पार्टिकल प्रोजेक्ट किया है। ऑब्वियसली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। ये जो मास m है उस पर चार्ज कितना है होगा, सर, एक बार वो बता दीजिए। प्लस ऑफ स्मॉल q, और बाहर हमारा प्लस रो है। मैं बार बार तुमको देखो अगर आप ध्यान दे रहे हो तो हमारे कंसेप्ट क्या हो रहे हैं ना, हम आपको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक करवाते हैं बाद में, लेकिन उसका जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो मैकेनिक्स को इन्वॉल्व करके करा देते हैं, क्योंकि यस एक्चुअली आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद होना क्यों जरूरी है हमारे लिए, ये रिजल्ट याद होना क्यों जरूरी है। एग्जाम में अगर हम इसको डिराइव करने बैठ गए फिर तो हमारा 3-4 मिनट तो यही लेके चला जाएगा। So question ये है, this mass m is projected with velocity u towards this side on the right side। यहाँ से कोलाइड होगा, इलास्टिक कोलिजन है, फिर बाउंस बैक करेगा, फिर बैक वाली वॉल से कोलाइड करेगा इस वॉल से। आपको बताना है आफ्टर व्हाट टाइम द पार्टिकल विल बी अगेन एट द सेंटर ऑफ C2। आफ्टर व्हाट टाइम द पार्टिकल विल बी अगेन एट C2 आफ्टर 2 collisions। After what time this particle will be back to C2 after 2 collisions। एक कोलिजन फ्रंट साइड पर, एक कोलिजन बैक साइड पर, कोलिजन इलास्टिक है। स्फीयर को फिक्स रहना ना? हाँ वो ऑब्वियसली फिक्स है, उतना कॉम्प्लिकेटेड अभी नहीं करेंगे। इस टाइप की प्रैक्टिस होनी चाहिए अगर आपका टारगेट जेई वगैरह है तो, नहीं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये ब्लैक कनेक्शन वाली बात है सर, उसमें जो पार्टिकल होगा वो दो बार ऐसी डायरेक्शन में होगा जो फील्ड की डायरेक्शन में होगा, यानी कि रेडियली आउटवर्ड्स। तो एक बार डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड्स होगा, तो सर दोनों केसेस को अलग अलग लेके टाइम निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन लेके फिर दोनों को ऐड कर दें। हाँ लेकिन करे तो ना यार, करने के बाद मतलब हम कह रहे हैं कि आप पेपर के टाइम पर ये सोचो कि आप लोगों से उम्मीद ये की जाती है, चाहे वो आप ओलंपियाड पेपर दोगे चाहे आप जेई का पेपर दोगे, कि ये क्वेश्चन 2 से 2.5 मिनट में सॉल्व हो जाए। 2 से 2.5 मिनट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बताइए।
चैलेंज बड़ा है यार। टाइम निकालना है। टाइम निकालना है मतलब कब हाँ, पहुंचेगा टाइम बिल्कुल। टाइम टाइम टाइम। कैसा ग्राफ आएगा वेलोसिटी टाइम के बीच में? स्टार्ट करो, यू पहले वेलोसिटी से स्टार्ट। इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग। पहले इंक्रीज क्यों करेगा? क्योंकि एक्सेलरेशन और यू एक Acceleration और U का डायरेक्शन सेम। क्योंकि हाँ, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है और पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट होगा। ठीक है, तो पहले उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। कहाँ तक पहुंच जाएगी वेलोसिटी, ये देख लेते हैं। निकाल सकते हैं ना भाई, कितनी वेलोसिटी हो जाएगी इसकी? ए डिस्टेंस जा रहा है आगे, डिस्टेंस ए ट्रेवल कर रहा है वो, निकाल सकते हो। जो ये ए डिस्प्लेसमेंट होगा इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड u इंटू टाइम t, इनिशियल स्पीड u इंटू टाइम t प्लस हाफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास, फोर्स q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर उम्मीद, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर एक्सपेक्टेड है आपसे कि रिजल्ट याद रहे। हाँ, वो तो अभी याद है, अभी याद है ना, क्योंकि अभी तो पढ़ रहे हैं हम लोग। तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू C1 C2 मतलब कि d। मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं करूंगा, बस वैसे हिंट बता रहा है कि इससे हम टाइम कैलकुलेट इनटू टी स्क्वायर, इससे टाइम कैलकुलेट किया जाएगा जब न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी सामने। तो फिलहाल इस टाइम को कुछ टी नॉट मान लेते, ये टी नॉट टाइम मान लेते। बाकी आंसर आ गया, बाकी आंसर आपका मिल जाएगा, ये टी नॉट है। जाने का टाइम और सेंटर C1 पर आने का टाइम अलग अलग होगा क्या? यस सर। मतलब अरे बिल्कुल ध्यान से। नहीं सर, सेम होगा। सेम होगा। सेम होगा। भाई आपको थोड़ी ना अपनी वर्किंग फास्ट करनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, मान लीजिए C2 पॉइंट यहाँ पर है, और जिन दो पॉइंट्स के बीच में जाना है, एक आपको ए डिस्टेंस आगे जाना है, ए डिस्टेंस से पीछे आना है। यहाँ पर u स्पीड से स्टार्ट कर रहे हो, फोर्स हमेशा इसी डायरेक्शन में होगा, फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि F बराबर Q होता है और पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स हमेशा सेम डायरेक्शन में होगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको लगा t0 सेकेंड्स, तो लौट के आने में कितना लगेगा अगर कोलिजन इलास्टिक हुआ है? t0, क्योंकि स्पीड नहीं बदली होगी यहाँ पर। इलास्टिक कोलिजन में जितनी वेलोसिटी से गए होंगे उतनी, मतलब जिस स्पीड से गए होंगे उसी स्पीड से वापस आ गए,
तो जाने का टाइम भी टी नॉट, आने का टाइम भी टी नॉट। ये दो टाइम टी नॉट हो गया। उसके बाद जब हम पहली बार C2 पॉइंट पर आएंगे, मतलब इधर राइट साइड गए, कोलाइड किया और वापस आ गए C2 पर, कितनी स्पीड से वापस आएंगे? यू स्पीड, यू होगी C2, जिस स्पीड से गए उसी से, क्योंकि कहीं कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है। लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स में जाता है, तभी हम लोगों ने डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी वगैरह पढ़ी है। और कंजर्वेटिव फोर्स की रूल होती है कि जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था अगर उसी पॉइंट पर वापस आ गए हो तो वर्क डन 0 हो गया, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी 0, जिस स्पीड से गए थे उसी स्पीड से आ गए। अब इधर वाली जो जर्नी होगी, इधर वाली जर्नी, इस वाले जर्नी में आपका स्पीड लेफ्ट साइड है लेकिन फोर्स इधर लग रहा है, मोशन इस तरफ है, फोर्स इस तरफ है। तो अब आप रिटार्डेशन वाले केस में आ गए, यानी अब एक बार फिर से ये वाली इक्वेशन बनेगी, लेकिन अब की बार इस इक्वेशन में एक साइन का चेंज आएगा, -12 qm बाय -12 q by m रो इंटू डी अपॉन 3 एप्सिलॉन, और इसको T1 कर ले यार कुछ, और इसको T2 कर लेते हैं। यहाँ से T2 कैलकुलेट होगा, तो T1 जाने में लगा, T1 आने में लगा, T2 जाने में लगा और T2 ही आने में लगेगा। टोटल टाइम कितना हो गया C2 पर आने पे वापस? 2T1 + T2। 2T1 + 2T2। आंसर इज 2T1 + 2T2। स्टेप्स लिख के छोड़ दे, कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ये होते हैं रिजल्ट्स के एप्लीकेशंस जो आप पढ़ते हो, और ये एग्जाम में तभी कर पाओगे जब लगातार इनके रिवीजन होते रहे, ये रिजल्ट्स याद रहे। नोटेड? हटाएं इसको? यस सर। बाकी कई लोगों को अभी दिमाग उनका चल नहीं रहा होगा कि यार ये T1 क्यों है, ये T2 क्यों है, तो उनके लिए थोड़ा टाइम दीजिए सोचने का, क्यों होगा ऐसा, मतलब क्या क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि जाने का टाइम और आने का टाइम बराबर हो जाएगा आपका। सर इन टाइप के क्वेश्चंस में वो नॉन इलास्टिक कोलिजन भी दे सकते हैं एग्जाम में? बिल्कुल, हम भाई इसकी कोई गारंटी कोई ले सकता है कि नहीं दे सकती हो, कोई कुछ भी कर सकता है। अब जो रैंकर्स बच्चे हैं, मतलब जो जिनका सिलेक्शन होना है, वो ये भी सोचते हैं कि क्वेश्चन क्या, उनको पता है कि यार इस क्वेश्चन में बेसिकली था क्या। एक तो इस रिजल्ट का यूज किया गया है, तो मतलब एक एक्सपेक्टेशन ये है कि ये रिजल्ट कैविटी वाला याद रहेगा, और दूसरी एक्सपेक्टेशन तो काइनेमेटिक्स है बेसिकली। मतलब अगर आप लोग ये बोलोगे ना कि हमको ऐसे क्वेश्चन और दो, भाई देखो ये तो ऑन द स्पॉट क्वेश्चन बनते हैं, और ये क्लासरूम में ही मिल पाएंगे और नहीं मिल पाएंगे। नाउ एक और केस देखिएगा, अ केस ऑफ कंसेंट्रिक कैविटी। बताना है क्या आंसर होगा। कैविटी इज कंसेंट्रिक। नो, चार्ज यहाँ पर है, कहाँ पर? कैविटी के किसी भी अंदर, कैविटी के अंदर से 0 होगी, इधर वाली कैविटी। यहाँ रो डेंसिटी है, यहाँ पर रो इज द चार्ज ऑफ यूनिट वॉल्यूम। ठीक, हाँ, अब आपका आंसर सही है। मान लो सपोज ये रेडियस ए है और बाहर वाली रेडियस बी है। अब क्योंकि सिमेट्री आ गई ना यहाँ पे, अब अगर आप इसके कैविटी के अंदर का कोई पॉइंट लो और एक गॉसियन सरफेस बनाए, यहाँ गॉस लॉ लगा रहे हैं, इसके पहले वाले में गॉस लॉ नहीं यूज किया था, लेकिन यहाँ गॉस लॉ यूज कर रहे हैं। डिफरेंस अब समझ में आ गया होगा। यस, कॉन्सेंट्रिक होने की वजह से सिमेट्री आ गई, तो गॉस लॉ से आसान गॉस लॉ लगा सकते हैं।
और अब की बार जो हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे अंदर वाले पॉइंट पर, मतलब इफ आई टेक स्मॉल r विच इज लेस देन कैपिटल A, तो फॉर दिस गॉसियन सरफेस q इनसाइड 0। नाउ अब आप बताओ क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बोले? अभी आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में यही डिस्कशन हुआ था कि क्यू नहीं बोल सकते सर। यस सर अगर क्यू इनसाइड 0 पर, हाँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बोल सकते हैं क्योंकि सिमेट्री। तो हम कह सकते हैं कैविटी के अंदर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए अभी थोड़ी देर पहले जब कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे तो 0 नहीं आ रहा था, अब जब कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे तो 0 आ रहा है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ चार्ज और ज्योमेट्रिकल सेंटर सेम होगा। हाँ, तो वो स्टार्टिंग का जो रीजन हम लोगों ने पढ़ा वो रीजन यहाँ काम आ रहा है। अब अगर मान लो आपको बिटवीन ए और बी किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, बिटवीन ए और बी, माइनस कैविटी का मतलब मान लो ये आर डिस्टेंस है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सर। छोटी वाली कैविटी का बाहर वाला फॉर्मूला लगेगा, बड़ी वाली का अंदर का जरूरत क्या है? गॉस लॉ। जरूरत क्या है? गॉस लॉ लगाइए। आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लो, हम गॉस लॉ यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय इस गॉसियन सरफेस का एरिया, एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस 4 पाई इक्वल टू कितना चार्ज इसके अंदर है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नौ हमें सिर्फ ये पता करना है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। तो रो इनटू 4/3 पाई r क्यूब माइनस a क्यूब। रो इनटू आप इसके अंदर कितने वॉल्यूम में चार्ज है, गॉसियन सरफेस के अंदर वो कितना वॉल्यूम है जहां पर चार्ज है। तो गॉसियन सरफेस के सिर्फ ये वॉल्यूम होगा ना जो a और स्मॉल r के बीच में होगा, ये इतना ही वॉल्यूम में चार्ज होगा ना, इसके अंदर तो कैविटी है। तो ये और ये वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम बिटवीन टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स 4/3 पाई r क्यूब माइनस a क्यूब। इस पे ध्यान दीजिए कैसे लिखा है इसको, इस स्टेप पर ध्यान दो। यस सर। यहाँ पर हम गॉस लॉ लगाएंगे, यहाँ सुपरपोजिशन लगाने का कोई मतलब नहीं बनेगा। सिमेट्री है तो गॉस लॉ लगाएंगे, सिमेट्री नहीं था तो सुपरपोजिशन लगा रहे थे। और अगर हमें कोई पॉइंट दिया जाए जो बी से भी ज्यादा डिस्टेंस पर है, मतलब आउटसाइड दिस स्फीयर, यहाँ पर कोई पूछ ले कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो पॉइंट चार्ज गॉस लॉ लगा दें। गॉस लॉ लगा, यहाँ पर आप कुछ ई मान लेंगे तो ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ध्यान दीजिए गॉस लॉ यूज हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड इज द फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इज द फ्लक्स। अब हम यहाँ पर गॉसियन सरफेस दिखाएंगे नहीं, धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी मेरे को। कितना चार्ज इसके अंदर होगा, यहाँ पर कोई सरफेस बनाएंगे तो उसके अंदर कितना चार्ज होगा, b क्यूब माइनस a क्यूब। राइट, उसके अंदर जो चार्ज है वो a और b के बीच में होगा। जितना ये वॉल्यूम है सिर्फ इतने ही वॉल्यूम में चार्ज है, इधर कैविटी इधर फ्री स्पेस। तो रो मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई b क्यूब माइनस a क्यूब, ये इसका आंसर होगा। या फिर टोटल चार्ज मान लेते हैं, अगर टोटल चार्ज दिया होता तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा लेते। सो नॉन कंसेंट्रिक कैविटी में सुपरपोजिशन मेथड जो अभी पीछे बताया आपको, और कंसेंट्रिक कैविटी में गॉस लॉ का मेथड। ये ज्यादा फास्ट मेथड नहीं दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी जल्दी सॉल्व नहीं हो जाएगा सुपरपोजिशन मेथड के कंपेयर। तो मेथड पे ध्यान दें। सर नॉन कंसेंट्रिक कैविटी होती और अगर पॉइंट तब भी बाहर होता तो भी तो गॉस लॉ से हो जाता। सिमेट्री नहीं आएगी भाई उसमें। आप अभी तक शायद ये समझ ही नहीं पाए कि गॉस लॉ से तो वैलिड होगा बट बेनिफिशियल नहीं होगा। वो तो बार बार वही बात हो रही है कि हम गॉस लॉ का यूज इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने में उन्हीं जगहों पर कर सकते हैं जहां पर सिमेट्री आए। एंड फाइनल क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे में, एक और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं ग्राफ कैसे बनेंगे। और जिसमें आप क्लास 11 से अभी तक डिस्टर्ब हो कि जब क्वेश्चंस में ग्राफ पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले ये वाला ग्राफ देखो जो बी के बाहर है। पहले सबसे पहले अंदर वाला ग्राफ आते हैं, मतलब अप टू ए अप टू 0।
इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो ग्राफ इसका बनेगा 0 ए से बी के बीच में, मतलब इस यहाँ से यहाँ के बीच में। लीनियरली बढ़ेगा ऊपर, हमें नहीं पता, वो देखना पड़ेगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल आर में किस टाइप का रिलेशन है। सर एग्जैक्टली लीनियर तो नहीं होगा, लीनियर नहीं है, इसको अजीब भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है, मतलब अजीब क्या, कुछ भी अजीब नहीं होता भाई। देखो इसको सिंप्लीफाई करना होगा एक्चुअली, इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं क्या बन रहा है। तो थोड़ा सा रुक जाएंगे, एक बार सोच के बताते हैं। हाँ करो 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 करो, आप अच्छी बात है। सर सर एक तो ए से बी बी के बीच में सर मतलब इंक्रीजिंग ग्राफ होगा और स्लोप आर की बढ़ती वैल्यू के साथ कम होती जाएगी। मतलब कॉन्केव या कॉन्वेक्स? कनकेव। कॉन्केव। कॉन्केव, राइट। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड जब सॉल्व करेंगे, अब देखो इस पॉइंट पर भी पूरी क्लास क्या कर रही है, पूरी क्लास जब ग्राफ का पॉइंट आ जाता है तो आप उनको सरेंडर कर देते हो। ग्राफ में फिजिक्स के क्वेश्चंस में, फिजिक्स में स्पेशली जब ग्राफ की बात आएगी तो सिर्फ ये देखा जाता है कि स्लोप कैसा आ रहा है, मतलब उसका डेरिवेटिव देखिए। आप पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये 4 पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर कुछ ऐसा आएगा, रो अपॉन एप्सिलॉन, और उस तरफ जाएगा तो ब्रैकेट में नहीं r माइनस ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। पहले ये चेक करो सिंप्लीफाई होने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या होगा, नीचे 3। अब इसका जब डेरिवेटिव, अब तुम लोग कहोगे हम लोग को ये सब नहीं आता, भाई नहीं आता तो सीखो, एक्सक्यूज बनाने से तो कुछ होने वाला नहीं है कि हमें ये सब तो आता ही नहीं, तो नहीं आता, आपको सीखना पड़ेगा। डेरिवेटिव इसका जब करेंगे तो ये 1 प्लस 2a क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये इसका डेरिवेटिव है। यस सर। ऑब्वियसली जैसे जैसे आर बढ़ेगा डेरिवेटिव की वैल्यू कम होती है, और डेरिवेटिव जो होता है किसी भी ग्राफ के लिए स्लोप इंडिकेट करता है उसका। तो आर बढ़ेगा स्लोप कम हो जाएगी, मतलब कैसा ग्राफ होगा, ग्राफ तो इंक्रीज होगा लेकिन उसकी स्लोप कम होती जाएगी। अब आगे आप लोगों के ऊपर है कि ये ऐसा ग्राफ आएगा। यस सर। यस सर। मैं फिर बोला ये मत समझना, अब आपको लगे ना कि यार फिजिक्स का कोई काम नहीं है यहाँ पर, फिर बोलो आप मेरे से पूछोगे 2 बार समझा दूंगा ज्यादा से ज्यादा, तीसरी बार ये चीज आएगी फिर फंस जाएगा तुम्हारा, फिर आंसर गलत। इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से बनेगा। हाँ, और उसके बाद 1/r स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज इधर सब कुछ कांस्टेंट है, पैराबोलिकली डिक्रीज तो आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो जब आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। अब इतना ये तुक्के लगाने वाला ग्राफ तो है नहीं कि एग्जाम में आएगा तो हम अंदाजा लगा देंगे। हाँ सर, जो लास्ट वाला था जिसमें आर ग्रेटर देन बी का स्लोप बनाया है सर, उसमें आपने कंजर्वेटिव ऊपर क्यों दिखाई है? क्या दिखाया? कंजर्वेटिव होती है सर ऊपर की तरफ क्यों? ये वाला नहीं सर, दूसरा नेक्स्ट वाला इनवर्स रिलेशन में हाइपरबोला जैसे ग्राफ आते हैं एक्चुअली, 1 अपॉन आर स्क्वायर 1 अपॉन 1, तो ये हाइपरबोला जैसे ग्राफ होते हैं सारे। जी सर।
एक और डेरिवेशन करेंगे, फील्ड बाय इनफाइनाइट स्लैब। स्लैब मतलब होता है क्यूबॉइडिकल सरफेस, क्यूबॉइडिकल ऑब्जेक्ट, सॉरी क्यूबॉइड। किस डिमेंशन में इनफाइनाइट होगा? तीनों में? बता रहे पहले डायग्राम कंप्लीट कर लें, डायग्राम सही तो बन जाए एक्चुअली। आप लोग को शायद पता नहीं था, इसमें दो चैलेंज है, हम लोग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि डायग्राम, क्योंकि अभी आप क्लास में बैठ के देखते हो तो सबको समझ में आ जाता है, स्क्रीन पर डायग्राम भी ऐसा होना चाहिए जो दिखे, समझ भी आए। राइट, क्यूबॉइड सही है। इसका जो सेंटर वाला प्लेन है, सेंटर प्लेन, ये आपका ओरिजिन वाला पॉइंट, सेंटर मतलब सेंटर प्लेन का मिडिल पॉइंट ओरिजिन है, इसको ओ ओरिजिन मान रहे हैं। इस तरफ हम एक्स एक्सिस कह रहे हैं, ऊपर की साइड वाई एक्सिस कह रहे हैं, और बाहर की तरफ जेड एक्सिस होगी। तीसरी डायमेंशन इसकी जेड एक्सिस, कुछ इस तरह। पहले आपको लिखना डायग्राम बनाओ, तुम लोग देखो बन भी पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है डायग्राम। बन गया। और ये जो टॉप फेस है ना, दिस टॉप फेस, ये एट y इक्वल्स टू d/2 पर है, और ये जो उसका बॉटम फेस है ये एट y इक्वल्स टू -d/2। मतलब इसकी ये पूरी थिकनेस d है, मतलब y डायमेंशन में फाइनाइट है और x और z डायमेंशन में इनफाइनाइट है। z और x डायमेंशन इनफाइनाइट है, y डायमेंशन फाइनाइट है। ठीक है, अरेंजमेंट क्लियर हुआ? यस सर। अरेंजमेंट, और इसमें रो गिवन है विच इज द चार्ज ऑफ यूनिट वॉल्यूम, मतलब चार्ज डेंसिटी रो। मतलब इस क्यूबॉइड में पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, लेकिन उसको हम डायग्राम में दिखाएंगे नहीं, क्योंकि वो फिर कॉम्प्लिकेटेड। आपको मेंटली इमेजिन करना होगा कि इस पूरे बॉक्स के अंदर चार्ज है, पूरे बॉक्स में पॉजिटिव चार्ज है, पूरा अंदर पूरा स्पेस पॉजिटिवली और यूनिफॉर्म है। राइट, यूनिफॉर्मिटी बहुत जरूरी है। ये सारे डेरिवेशन रिपीट करे जाएंगे नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी। अभी आप जो भी यूनिफॉर्म में कर रहे हो ये सब रिपीट होते हैं नॉन यूनिफॉर्म। पॉइंट लिख लिया तो पूछे आपसे क्या करना है मुझे? यस सर, लिख लिया। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस, मतलब y एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द y एक्सिस? क्वेश्चन ये है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस। बाकी सारे डायमेंशंस इनफाइनाइट है। हाँ, z और x डायमेंशन इनफाइनाइट है, y डायमेंशन फाइनाइट है। और y एक्सिस के किसी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? उसमें भी दो केसेस हैं एक्चुअली। y एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में भी दो केसेस। मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0,y,0 निकालना है, ये है। और इसमें भी दो केसेस हैं। एक केस है जब y लेस देन d/2 है, और एक केस है जब y मोर देन d/2 है। मॉडुलस ऑफ y, ये समझ पा रहे हो क्या है? मतलब यार मैथ्स के हिसाब से ये सब। यस सर। पहले केस में कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है? सर वो अंदर पॉइंट है। तो पॉइंट अंदर होगा क्यूबॉइड के। पॉइंट हाँ स्लैब के अंदर है।
और दूसरे में स्लैब। ये वैसे ही जैसे स्फीयर के अंदर स्फीयर के बाहर, वैसे स्लैब के अंदर स्लैब के बाहर। सर ये जो चार्ज है कहाँ फैला है सर, मतलब सरफेस पे है कि सर पूरे क्यूबॉइड में? पूरे क्यूबॉइड में, वॉल्यूम में है। यस। मैं रो के आगे लिख दे रहा हूँ, कूलम्ब पर मीटर क्यूब, ताकि याद रहे आपको। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का किया गया। वो इसमें दिखा नहीं रहे क्योंकि डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए वैसे हम प्लस प्लस करके इसको भर नहीं रहे। तो अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो पहले वो पूछ लीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बता तो दिया, यहाँ निकालना है 0,y,0 पे। सर अंदर वाले पॉइंट पे रो वाई बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो रो वाई बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है पहले वो बताओ क्या होगी। रेडियली बाहर की तरफ होगी। आउटवर्ड देखो से। हाँ, देखिए अब आपको बड़ा आसान कर देते। जो स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें रेडियल, स्फेरिकल और सिलेंडर में रेडियल, और जिनके रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं उनमें नॉर्मल। पर दो बातें ध्यान रखिएगा, रेडियल और नॉर्मल, दो रेडियल नॉर्मल। नॉर्मली आउटवर्ड। हाँ, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फेसेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल दिखाओगे। और नॉर्मल कौन से सरफेस का? जो इनफाइनाइट सरफेस है उनके नॉर्मल। सर जो XZ प्लेन पे जो सरफेसेस हैं वाले सरफेसेस है वो। हाँ, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल दिखाई जाएगी, वाई डायमेंशन की तरफ ये, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ दिखाओगी। ये पहले तो ध्यान रखना आप। स्फीयर और सिलेंडर में हमेशा रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाओगे, इनफाइनाइट सरफेस में, स्लैब में, मतलब जहां जहां रेक्टेंगुलर फेसेस आते हैं उनमें उन फेसेस के परपेंडिकुलर, जो इनफाइनाइट डायमेंशन वाली सरफेसेस है, इनफाइनाइट डायमेंशन वाले उनके परपेंडिकुलर। और हमने रेडियल सॉरी नॉर्मली आउटवर्ड दिखाया है। नॉर्मली आउटवर्ड, आउटवर्ड इसलिए दिखाया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज होता तो हम नॉर्मल को रखते लेकिन इनवर्ड कर देते इसको। बस नॉर्मल रेडियल ध्यान रखिएगा हमेशा। और एक और बात आपको बता दी गई है कि हमारे 12th स्टैंडर्ड पर गॉसियन सरफेसेस भी दो ही हैं, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। जितने भी डेरिवेशंस करोगे उनमें या तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस या तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। और मजे की बात यह है कि स्फेरिकल गॉसियन सरफेस स्फीयर के अलावा कहीं बनाया नहीं जाता। तो मतलब कौन सा गॉसियन सरफेस बनाया? सर सिलेंड्रिकल देंगे तो बाय एक्सिस। दो ही है, दो ही ऑप्शन नहीं है आपके पास। गॉस लॉ में ऑप्शंस नहीं है। स्फेरिकल सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल स्फीयर में बनता है, बाकी सब जगहों पर सिलेंडर। तो हमने क्या किया, तो y डिस्टेंस ऊपर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस और y डिस्टेंस नीचे भी जाएगा, y ऊपर और y नीचे, अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ओरिजिन से y डिस्टेंस ऊपर और ओरिजिन से y डिस्टेंस नीचे। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना, तो इसके टॉप फेस का फ्लक्स क्या लिखोगे? फ्लक्स फॉर द टॉप फेस, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन बाहर जा रही है। टॉप फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रही है। अबे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टॉप फेस को पेनिट्रेट करके बाहर जा रही है। सर EA मल्टीप्लाइड और EA हो गया एरिया पाई आर स्क्वायर सर्किल है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस गॉसियन सरफेस के बॉटम साइड से भी बाहर जा रही है, इधर से भी क्रॉस करके बाहर जा रही है। तो यहां पर भी सेम फ्लक्स आएगा, पॉजिटिव। यस सर। और इसके कर्व सरफेस पे, कर्व सरफेस को देखिए, फ्लक्स होगा। हाँ 0 हो गया सर। कर्व सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो गए। सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल, 0।
हो गया टोटल फ्लक्स। कितना चार्ज सिलेंडर के अंदर होगा? सिलेंडर y डिस्टेंस ऊपर है, y डिस्टेंस नीचे है, यानी कि सिलेंडर कितनी लेंथ है सिलेंडर की? 2y। तो वॉल्यूम कितना हुआ सिलेंडर का? 2y into pi r square। और उसमें रो मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज डेंसिटी। पहला वाला आंसर आ जाएगा, फर्स्ट आंसर। जब से गॉस लॉ स्टार्ट हुआ है मैं तब से आप लोग को लगातार बोल रहा हूँ कि अगर रिवीजन नहीं हो रहा और लेक्चर को सेम डे रिवाइज नहीं कर रहे हो तो आप भूल जाओ कि इसके अंदर कुछ भी कर पाओगे। और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड हाथ से निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हाथ से निकल गया, मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं समझ आया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और पूरा 12th ऑलमोस्ट डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि आगे सब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बेस्ड है। पोटेंशियल एनर्जी सब कुछ बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड है। सेकंड केस में क्या लिखना चाहिए? सेकंड केस में आपकी बात जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट स्लैब के बाहर है। हमें क्या फर्क पड़ता है बाहर है कि अंदर है? हमें गॉसियन सरफेस से मतलब है, बाहर की तरफ बना देंगे, सिलेंडर ही बनेगा, लेकिन एक ऐसा सिलेंडर जिसका कुछ लेंथ बाहर जाएगा, सिलेंडर बनेगा। ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। स्फीयर के अलावा जितने भी केसेस आएंगे सबके अंदर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, एक्सेप्ट स्फीयर। और सेम आंसर है, इसके टॉप फेस का फ्लक्स और बॉटम फेस का फ्लक्स आएगा, लेकिन कर्व साइड का फ्लक्स नहीं आएगा। एंड रीजन क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन कर्व सरफेस के पैरेलल जा रही है, तो फ्लक्स तो इसमें भी 2e पाई r स्क्वायर है। डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि जब इसके अंदर चार्ज कैलकुलेट हो रहा होगा सर वो लेंथ जो है वो 2 बाई हो जाएगी, वो हाइट हो जाएगी सर। लेंथ कितना लेंगे सर? डी लेंथ होगा। ओनली डी लेंथ विल बी कंसीडर्ड। क्यों? उसके बाद चार्ज ही नहीं है, बात नहीं है सर, जितना क्यूबॉइड के अंदर है। हाँ, जो लेंथ इस क्यूबॉइड से बाहर निकला हुआ है, जितनी लेंथ क्यूबॉइड के बाहर है वहां पर कोई चार्ज नहीं है, तो सिर्फ जो क्यूबॉइड की मोटाई है, थिकनेस, उतना लेंथ सिलेंडर का यूज कर लीजिए। और एक बात फिर ध्यान देना यार, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रहा है ना वो y के प्रोपोर्शन में जाएगा। कैसा ग्राफ आएगा e और y के बीच में? देखिए तो पर लीनियर आएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, फर्स्ट पे एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वो y के इंडिपेंडेंट आ रहा होगा। यस नहीं, लेकिन एक बात मैं खास बता दूं, जहां जहां प्रोपोर्शनलिटी आती है ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड y के प्रोपोर्शनल है, लीनियर है, उन सभी जगहों पर एसएचएम के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि f इज QE, और अगर E लीनियर फंक्शन है y का, तो क्या फोर्स भी y का लीनियर फंक्शन नहीं बन जाएगा? यस जैसे अभी हमने स्फीयर में किया था, वैसे यहाँ भी कर सकते थे कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दें तो वो भी एसएचएम करेगा। निकाल लो आंसर भाई। बाहर वाला आंसर जो आया होगा वो आया होगा रो d upon t और अंदर वाला रो y अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
एक क्विकली सिलेंडर का डिराइव कर दे फटाफट, सिलेंडर का लॉन्ग सिलेंडर फास्ट करके बता दे, बहुत ज्यादा रीजन नहीं बताना है मुझे, क्या आंसर बनेगा फॉर ए लॉन्ग सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर मानो, हाँ जी, पूरा अंदर तक भरा हुआ है। कहाँ पे बतानी है? आउटसाइड और इनसाइड दोनों बता रहे हैं। इनसाइड हालांकि वैसे तो दो केसेस हैं इसमें भी, सिलेंड्रिकल शेल भी है, मतलब हॉलो सिलेंडर का भी केस होता है। तो हॉलो सिलेंडर आपको छोड़ दिया जा रहा है, अपने हिसाब से करोगे। सर अंदर होगा रो इनटू स्मॉल आर बाय 2 एप्सिलॉन। रो इसमें भी गिवन है सर, बाहर हो जाएगा रो कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। ठीक, राइट। बाकी लोग को बहुत जल्दी कराएंगे आउटसाइड वाले पॉइंट पर। अब आपको ना इमेजिन करना होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिलेंडर है, रेडियल दिखाओ, बहुत फास्ट मेथड पे चलना है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल, अब इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। दूसरा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, इस सिलेंडर के कौन से सरफेस के लिए फ्लक्स बनेगा बताओ? टॉप और बॉटम के लिए या फिर कर्व वाले के लिए? कर्व वाले के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। अगर एच आपके गॉसियन सिलेंडर का हाइट है, गॉसियन सिलेंडर की हाइट अगर एच मान ले, तो E इंटू 2 पाई आर एच फ्लक्स बराबर कितना होना चाहिए? इक्वल टू एज पर गॉस लॉ, कितना चार्ज इसके अंदर है। तो हमारा गॉसियन सिलेंडर का रेडियस तो ज्यादा है, क्या उस पूरे रेडियस में चार्ज है? नो सर, नो सर, अंदर सिलेंडर है उसमें जितना आ रहा है इनक्लोज हो रहा है वो पाई आर स्क्वायर एच लेंगे। वॉल्यूम के फॉर्मूले में जो रेडियस यूज होगा वो गॉसियन सरफेस का रेडियस नहीं लगाओगे। हाँ, क्योंकि इसकी जो एक्स्ट्रा रेडियस है उसमें चार्ज नहीं, तो पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो, इसको सिंप्लीफाई कर लेना जो आंसर आ जाए। ठीक है, ये आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए हो गया, लिख दे रहे हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड निकाल रहे हैं, इसके बाहर। अंदर निकाल रहे होते अगर इसके अंदर इनसाइड में किसी पॉइंट पर, तो अब सिर्फ इमेजिनेशन करोगे, एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं मिलेगा इसके अंदर। अंदर के किसी पॉइंट पर फ्लक्स की वैल्यू होती E इनसाइड इंटू 2 पाई आर एच। यहाँ पर कौन सा रेडियस लेते? स्मॉल आर। स्मॉल आर ही लेते हैं, यानी कुल मिलाकर के छोटी रेडियस लो ना। अगर आपका गॉसियन सरफेस बड़ा है तो सिलेंडर का रेडियस ले लो, और सिलेंडर बड़ा है तो गॉसियन सरफेस का रेडियस ले लो, जो छोटा रेडियस है वो ले लो। चार्ज कैलकुलेट करते समय स्मॉलर रेडियस यूज कर रहे हैं, एंड इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो E इनसाइड का रिजल्ट आ जाएगा रो इंटू स्मॉल आर बाई 2 एप्सिलॉन, और E आउटसाइड का रिजल्ट आ जाएगा रो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन स्मॉल आर। वेरिफिकेशन आपके एंड पर है, ये आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर, यही आ रहा है। यस सर। और एक बार फिर E प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है, जो कि एसएचएम के क्वेश्चन बनने की चांसेस यहाँ पर भी है। और एक कॉमन चीज आ रही है सभी केसेस में, सिलेंडर, स्फीयर और स्लैब, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनेट आ रही है। तीनों देख लो आप, स्फीयर के अंदर यहाँ पर 3 का टर्म था, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन। सिलेंडर में यहाँ 2 का टर्म है, और स्लैब में यहाँ 1 का टर्म, अभी भी जस्ट अभी किया आपने, तो रो वाई अपॉन एप्सिलॉन था। 3 to 1, स्फीयर में 3, सिलेंडर में 2 और स्लैब में 1। और सभी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, यानी कि सभी के इनसाइड एसएचएम और ऑसिलेशन के चांसेस हैं। मतलब फ्यूचर क्वेश्चंस बन सकते हैं, अब सारे क्वेश्चन तो हम नहीं करा सकते, बट सभी में ये चीज होगी। तो यहाँ तक रिवाइज करो भाई, आपको ऑलमोस्ट सारा हो गया। सिलेंड्रिकल शेल होता अगर तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बट वो वर्किंग आपको बस छोड़ दे रहे हैं।
अपने हिसाब से देखिए। एक्सक्यूज मी सर, तो छोटा सा डाउट था सर, एक मतलब एक फाइनाइट क्यूब लिया हुआ है, क्यूब तो साइड लेंथ ए दी हुई है क्यूब की, और सर मतलब